अब देखो एक टॉपिक है 2 नंबर में, कभी कभी हो सकता है पूछ दिया जाए, नहीं तो इससे जो पॉइंट्स बनेंगे वो एक एक नंबर में हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक है ना, कोई भी चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाती कहीं। जरूरी नहीं कि तुम सोचो कि ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन है, हमारे में कैसे, तो इस तरह ना आए, तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट जो है वो तुमसे अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो टॉपिक है विभवमापी व वोल्ट मीटर में अंतर। क्या अच्छाई है क्या बुराई है, या इसमें क्या बुराई है उसमें क्या अच्छाई है। तो विभवमापी और वोल्ट मीटर में देखो क्या डिफरेंस है। ये विद्युत वाहक बल को यथार्थता से नापता है। ठीक है ना, तो हमने अभी ये सब देखो जितना आज तक कोई भी पढ़ा है ना हमने विभवमापी और उससे पहले वोल्ट मीटर के बारे में, सब कुछ यहाँ पे काम आएगा तुम्हारे। ठीक, विद्युत वाहक बल को यथार्थता से क्यों नापता है, क्योंकि ये नल पॉइंट पे आधारित है। जब नल पॉइंट आता है तो उस टाइम पे सेल से करंट 0 हो जाती है। ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो ये ए बी वायर है और यहाँ से तुम सेल लगा रहे हो और गैलोमीटर है जॉकी। तो जब तुम नाप रहे हो ई में विभवांतर, तो उस समय सेल से करंट नहीं बह रही है, इसलिए यहाँ पर जो भी वोल्टेज नाप के आएगा वो तुम्हारा ई के बराबर होगा। तो सीधे सीधे डायरेक्ट ईएमएफ नाप देता है। लेकिन ये क्या है, ये केबल जो है ये यथार्थता से नहीं नापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को तुम किसी पे लगाओगे, मान लिया ये सेल है और तुमने इसके साथ वोल्ट मीटर जोड़ा, तो वो कुछ ना कुछ करंट लेगा, और कुछ ना कुछ करंट लेगा तो फिर जाहिर सी बात है बैटरी का विभवांतर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि V = E - IR, धारा लेते ही विभवांतर जो है वो E से कम हो जाएगा। मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है अगर, तो इससे नापोगे तो 12 वोल्ट बताएगा, और इससे नापोगे तो 11.8 11.7 ऐसे बताएगा। अब तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 11.7 है तो इसका मतलब लगभग 12 वोल्ट की बैटरी होगी जाकर के। दूसरा है, ये कई उपयोगों के काम आता है विभवमापी। देखो हमने 3 तो पढ़े ही हैं, सेल का ईएमएफ नापना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, या तीसरा एक पढ़ा था सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। ठीक है ना, तो ये कई काम में आता है। लेकिन ये क्या होता है, ये केवल विभवांतर नापने के काम में आता है वोल्टमीटर। तीसरा है, ये नल विधि पर आधारित है। मतलब जब जॉकी नल पे आती है तो उस समय सर्किट में करंट नहीं बहती है। लेकिन ये जो है तुम्हारा विक्षेप विधि पर आधारित है। वोल्ट मीटर में मैंने बताया था कि विक्षेप, सुई हिलेगी, सुई में विक्षेप होगा तभी पता लगेगा हमें कि कितना वोल्टेज है। उसके बाद है, इसमें प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है। लेकिन इसमें प्रतिरोध का मान बहुत अधिक तो होता है पर अनंत नहीं। याद करो वोल्ट मीटर का अलग से जो आर्टिकल बताया था, पेपर में आने के चांस 0% है उसके। लेकिन यहाँ पर यह पॉइंट तभी समझ में आ सकता है जब तुमने वो पढ़ा हो। उसमें मैंने एग्जाम्पल लेके पूरा बताया था कि ये वायर है ना, इसके साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, कुछ ना कुछ करंट लेगा तो इसका वोल्टेज वो कम कर देगा। तो बताया था कि एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर अनंत कर दें, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत भी बताया था, लेकिन अनंत करने पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट नहीं आएगी। यहाँ करंट नहीं आएगी तो वो हिलेगी नहीं सुई। तो इसलिए वोल्ट मीटर में अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर मिल भी जाए, हमें आइडियल मिल सकता है, एयर लगा दो, एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन उस टाइम पे वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध बहुत अधिक तो होता है पर अनंत नहीं होता है। ये तो सब फायदे हो गए इसके, और इसके कमियां। अब एक फायदा है यहाँ पे, क्या है, इसे स्थानांतरित करने में कठिनाई आती है। 1 मीटर लंबा apparatus है, उसके बाद उसमें सेल और दुनिया भर के तामझाम लगे हैं, धारा नियंत्रक और ये सब, नीचे से बैटरी, सेल और गैल्वेमीटर, पता नहीं चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है ना, तो ये सब अगर मान लिया हम कहें इस कमरे से उस कमरे ले जाओ तो दिक्कत आएगी फिर सब कुछ करने में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा जैसे गैल्वेमीटर, बस उतना ही बड़ा है सीधे। ठीक है, यहाँ लगाना, यहाँ लगा लो, वहाँ ले जाना, वहाँ लगा लो। तो एक फ़ायदा बस इसका है कि इसमें स्थानांतरित करने में, इसको इधर से उधर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें दिक्कत आती है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, कभी ऐसा आ जाए कि इसकी श्रेष्ठता बताइए, हमें तो अंतर पढ़ना था, अंतर में फ़ायदे नुकसान दोनों आ जाएंगे। अगर पूछते वोल्ट मीटर, विभवमापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो ऊपर के 4 आ जाएंगे, तब ये 5वां नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे बात, जिस हिसाब से पूछे वो उस हिसाब से होना चाहिए। हमारे अपने कंसेप्ट होने चाहिए। हमें ये मालूम है, हमें 2 की टेबल मालूम है, 2 से 10 तक, 2 × 10 करें तो 20 आता है, 2 × 6 करें तो 12 आता है, हमें मालूम है। अब वो हमसे पूछे कि 2 × 6 कितना होता है, या वो हमसे पूछे 6 × 2 कितना होता है, तो बात हमारे लिए बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 × 6 तो बता दिया और 6 × 2 में हम चक्कर खा रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा। तो अपने जब कंसेप्ट मजबूत होंगे तो कहीं से भी वो घुमा फिरा के छोटे मोटे क्वेश्चन बनाएगा या तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझोगे नहीं तुम। जैसे एक सड़क होती है ना, मेन सड़क से तुम आते हो यहाँ तक, तो तुम्हें मेन सड़क ही मालूम होगी। कभी कोई जाम लग जाए, देख या कुछ हो जाए, तो देखो जिन लोगों को पता होती सड़कें वो बिल्कुल एकदम
कोई बाइक इधर गली में मोड़ देगा, कोई इधर मोड़ देगा, और इधर से निकलते निकलते पहुंच जाएंगे दूर। और जिसको नहीं पता है तो वो फिर मेन रोड से ही जाएगा या किसी के पीछे चला जाए। तो इसलिए ये समझ लो छोटी छोटी गलियाँ हैं, ठीक है, कहीं भी फंसोगे तो इन्हीं में से घूम घाम के निकल जाओगे। और जब कुछ पता ही नहीं है, बेस कुछ पता ही नहीं है, सीधे ये पढ़ने बैठ गए तो फिर नहीं याद हो पाएगा। ये पढ़ तो डालोगे, रखने की कोशिश भी करोगे, लेकिन जब फाइनली आउटपुट देने का नंबर आएगा, जब तुम्हें बताने का नंबर आएगा किसी को, तो या तो बता पाओगे थोड़ा बहुत, तो फिर कन्फ्यूज़ होते रहोगे उसमें। ज़रा सा भी कोई कुछ करेगा तो तुम्हें पता ही नहीं है कुछ चीज़ टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।